भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत जो उसकी स्थिति खराब हो गई थी। फिर बाद में हमने देखा कि साइमन कमीशन जो है उसमें उसको भारत में नियुक्त किया गया था और जो कि अपनी नियुक्ति से समय से पहले ही, यानी कि जो टाइम जो था उससे पहले ही उसको जांच के आदेश दे दिए गए थे, जिसकी वजह से साइमन कमीशन जो उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसका विरोध करना सही नहीं था, जबकि बहुत से कहते हैं कि ये पूरी तरह से सही था। भारतीयों ने इसका विरोध करके बहुत ज़्यादा गलती की थी, क्योंकि इसमें जो कुछ अच्छी बातें जो थी उनको 1935 के अधिनियम जो उसमें अपनाया गया था। अगली बात आती है नेहरू रिपोर्ट कि 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति के बारे में बोलते समय भारत सचिव लॉर्ड बेकनहेडन ने कहा था कि कमीशन के बहिष्कार की में कोई समझदारी नहीं है, जबकि भारतवासी स्वयं ऐसा कोई संविधान करने में असमर्थ है जिससे कि भारत के सभी दल मानते हो। भारतीय नेताओं ने भारत सचिव की इस चुनौती जो उसको स्वीकार किया और एक तरफ तो लीग ने अपने अधिवेशन में एकता सम्मेलन के प्रस्ताव की रूपरेखा के आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रस्ताव पास किया, दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सर्वसम्मत संविधान तैयार करने के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का आदेश दिया। तो इस प्रकार से दोनों ही पार्टियां जो थी किस बात के लिए संविधान बनाने के लिए तैयार होगी, उसके अनुरूप 28 फरवरी 1828 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया। कुछ मौलिक बातों को तय करने के बाद इसकी बैठक स्थगित हो गई और 10 मई 1928 को बंबई में दोबारा बैठक बुलाई गई, जहां पर भारत के संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट जो उसको तैयार किया गया और 8 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई। पंडित मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसीलिए इस कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो किस नाम से, नेहरू रिपोर्ट जो उसके नाम से जानी गई थी। और कमेटी में कुछ अन्य मेंबर थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रू, शुएब कुरैशी, सरदार मंगल सिंह, SS अणे, अली इमाम और GR प्रधान इसके मेंबर रहे थे, जिन्होंने कि आपके एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया था किस बात के लिए, संविधान बनाने के लिए। अब देखते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें क्या क्या बातें जो है इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन सी बातें जो उनकी डिमांड जो सरकार से की गई थी कि हम इस तरह का संविधान बनाना चाहते हैं। पहली बात आती औपनिवेशिक स्वराज्य तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन। यद्यपि कमेटी का बहुमत औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में था, परंतु कुछ सदस्य पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में भी थे। इसीलिए रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य अंतिम उद्देश्य के रूप में नहीं बल्कि तात्कालिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया और कमेटी ने उन सब दलों को जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे कार्य करने की छूट दे दी। और कमेटी ने यह भी अनुशंसा की कि केंद्र और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए और कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। दूसरी बात थी प्रांतीय स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियां कि नेहरू कमेटी ने भारत के लिए भविष्य में संघ की संभावना की कल्पना की और कमेटी ने प्रांतों को स्वायत्तता दिए जाने पर विशेष जोर दिया और प्रांतों और केंद्र में संघीय आधार पर शक्तियों के बंटवारे की सिफारिश की गई और बची हुई शक्तियां केंद्र के पास रखने का सुझाव दिया और प्रांतों में कानून बनाने के लिए एक सदन की भी सिफारिश की गई थी। तीसरी बात आती है कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध की रिपोर्ट में भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक वैमनस्य के दुष्प्रभाव को स्वीकार किया और यह विश्वास भी व्यक्त किया गया कि स्वतंत्र भारत इन सब समस्याओं को हल करने में सफल हो जाएगा। कमेटी का मानना था कि सांप्रदायिक समस्या की जटिलता का एक कारण विदेशी सत्ता भी है और कमेटी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हम एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय पर प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए रिपोर्ट में अल्पमतों को सांस्कृतिक स्वायत्तता, रक्षा कवचों और अनेक प्रकार की गारंटियों द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई, परंतु कमेटी ने सांप्रदायिक चुनाव पद्धति तथा गुरुभार यानी कि आबादी से अधिक स्थान को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कमेटी का मानना था कि इससे सांप्रदायिक समस्या जो थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए रिपोर्ट में संयुक्त चुनाव पद्धति की सिफारिश की गई और इसके साथ ही अल्पमतों के हितों की रक्षा के लिए उनके लिए स्थानों को संरक्षित करने की भी डिमांड की गई थी। अगली बात आती मौलिक अधिकार की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार की शक्तियों को लोगों से ही ग्रहण किया गया है, इसलिए वे लोगों की संस्थाओं द्वारा इस संविधान के अनुसार प्रयोग में लाई जाएगी
और इसका अर्थ ये था कि राज सत्ता लोगों के पास में रहेगी। और रिपोर्ट में ये भी कहा कि भारत में कोई भी राजधर्म नहीं होगा, पुरुष और स्त्रियों को बराबर यानी कि समानता के अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा नए प्रांतों का निर्माण, कि मुसलमान बहुत समय से मांग कर रहे थे कि सिंध को बंबई से अलग कर सिंध एक नया प्रांत बनाया जाए, और इसी प्रकार से उसकी ये भी मांग थी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के बराबर दर्जा दिया जाए। और मुसलमानों की इन सभी मांगों का मुख्य कारण यह था कि ऐसा हो जाने पर पंजाब, बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उनका बहुमत हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा संसद, कि भारत सरकार की कानूनी शक्तियां संसद के पास रहेगी, जो कि सम्राट, सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनेगी। सीनेट की सदस्य संख्या 200 होगी और सदस्यों का चुनाव प्रांतों की विधान परिषद करेगी, और प्रत्येक प्रांत को उसकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि दिया जाएगा। और प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्य होंगे जो बालिगों द्वारा चुने जाएंगे, और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कि कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाए उसको वोटिंग राइट होगा। और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए जो मताधिकार की अर्हता होगी, विदेशी मामलों में संसद में वही अधिकार होंगे और अन्य अधिराज्य भी की संसदों के होंगे। इसके अलावा भारतीय रियासतें, कि औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के बाद केंद्रीय सरकार को देसी रियासतों के ऊपर वही अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी जो अभी केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। और औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के बाद यदि किसी देसी रियासत से किसी संधि या सनद में के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो गवर्नर जनरल को अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से मामले को सर्वोच्च न्यायालय में फैसले के लिए सौंपने को तैयार होना होगा। इसके अलावा केंद्रीय कार्यकारिणी, कि भारत की कार्यकारिणी शक्ति सम्राट के पास होगी और सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से गवर्नर जनरल उस शक्ति का कानून और संविधान के अनुसार प्रयोग करेगा। और गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद होगी जिसमें प्रधानमंत्री और 6 अन्य लोग होंगे, मंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल करेगा, परंतु अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। और केंद्रीय कार्यकारिणी सब मामलों में सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके अलावा उच्च न्यायालय, कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित करने के साथ साथ प्रिवी काउंसिल को की जाने वाली तमाम अपीलों को बंद करने का सुझाव दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करेगा और प्रांतों में आपसी विवादों की सुनवाई भी करेगा। इसके साथ ही प्रतिरक्षा और सेना, एक प्रतिरक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया गया। और इस समिति में प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, प्रधान सेनापति, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, जनरल स्टाफ के अध्यक्ष तथा 2 अन्य सैनिक विशेषज्ञों के सदस्यों के रूप में रखने का सुझाव दिया गया। और रिपोर्ट में यह कहा कि भारतीय सेनाओं के संबंध में तमाम नियम और विनियम एक कमेटी की सिफारिशों के अनुसार बनाए जाए। अब प्रतिरक्षा संबंधी तमाम व्यय की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा से लेनी पड़ेगी, परंतु विदेशी आक्रमण की स्थिति में केंद्रीय कार्यकारिणी को आवश्यकता के अनुसार धनराशि खर्च करने का राइट होगा। तो इस प्रकार से ये नेहरू रिपोर्ट जो थी या जो एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें इन बातों पर जोर दिया गया था। हालांकि बहुत से लोग जो उन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट जो उसको सही बताया, लेकिन आपके जिन्ना या मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। और फिर बाद में उसके स्थान पर जिन्ना जो उसने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम जो उसको पेश किया था।